हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में न्यूमेरिकल्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा ही होता है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ लगभग वो सभी तरह के न्यूमेरिकल जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी जितना छोटा हो सके वीडियो बनाएं, टू द पॉइंट बातें करें, और ताकि इस तरह से कि ये पूरा वीडियो आपके लिए एक सिंगल सोल्यूशन हो। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए कहीं बाहर से बहुत कुछ ढूंढना या सर्च करना ना पड़े, बस इसी को ही से आपका काम हो जाए। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर कोई मेटल है जिसके लिए म्यू और म्यू नॉट बराबर है। म्यू इज़ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और म्यू नॉट जो होते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो जनरली म्यू नॉट बराबर होते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है। एंड द कंडक्टिविटी इज़ 3 × 10⁷ महो पर मीटर। महो यूनिट जो है वो कंडक्टिविटी के, ओम जो यूनिट होती है इसको कहते हैं ओम। तो ओम यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है, ओम मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ। ओम जो होती है रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हमने उल्टा होता है, इसलिए हमने ओम का उल्टा यानी कि महो यहाँ पर कहना शुरू कर दिया। सीमेन इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, सीमेन भी इस यूनिट रखते हैं। तो सीमेन पर मीटर भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए एक मेटल है जिसके लिए म्यू नॉट के बराबर है और कंडक्टिविटी जो है वो 3 × 10⁷ महो पर मीटर है। लार्ज कंडक्टिविटी दिख रही है क्योंकि ये एक मेटल है। कैलकुलेट द स्किन डेप्थ एट 10⁸ हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। आपको मालूम है कि कोई भी मेटल जो होता है, जब उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस को पेनिट्रेट कर जाती है, जिसको कि हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। इस डिस्टेंस के बाद उसका एम्पलीट्यूड 1/e टाइम से भी नीचे कम हो जाता है। तो आपको ये कहा गया है कि अगर आपकी जो वेव गिर रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी 10⁸ हर्ट्ज है, तो उसके लिए इस कंडक्टिविटी वाले मीडियम में स्किन डेप्थ कितनी होगी। स्किन डेप्थ का एक फार्मूला होता है। फार्मूला इस तरह से, स्किन डेप्थ बराबर √2 टाइम ओमेगा। फ्रिक्वेंसी इसमें वो है जो आपको यूज कर रहे हो, कंडक्टिविटी जिस मीडियम का है, और म्यू जो उसकी परमेबिलिटी है। हमें मालूम है ओमेगा बराबर 2πf होता है। एफ़ की वैल्यू 10⁸ हर्ट्ज दी गई है, तो एफ़ की वैल्यू 10⁸ हर्ट्ज है, ओमेगा की नहीं है। तो आप जब यहाँ पे 2πf रखोगे, कंडक्टिविटी रखोगे, और म्यू नॉट बराबर है तो आप वो रख लोगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/πf कंडक्टिविटी का और म्यू नॉट हो गया, क्योंकि म्यू नॉट बराबर है। सारी वैल्यूज़ आप रख दी यहाँ पर। आपको याद रखना है कि जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो 4π × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। यूनिट की बात ना करें तो ये इसकी वैल्यू होती है हेनरी पर मीटर। इस तरह से, सॉरी नॉट हेनरी पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से स्किन डेप्थ जो है वो 0.09 × 10⁻⁴ मीटर ये आपके पास आ गया। ओके, तो दिस इज़ वन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करिए द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटीज वेयर कंडक्टिविटी इज दिस एंड रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो आपको दी गई है, और मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी आपके सामने है। तो हमसे कंडक्शन करंट के बारे में पूछा गया है, कंडक्शन करंट क्या होगा वो बताओ, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा वो बताओ। देखो, कंडक्शन करंट क्या मतलब है, जब कोई तार होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो करंट फ्लो करती है वो हमारी कंडक्शन करंट है। तो उसके लिए ओम लॉ है कंडक्शन करंट डेंसिटी का, ये फॉर्मूला है उसका। जहाँ पर एक कंडक्शन करंट डेंसिटी है, ये हमारी कंडक्टिविटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये जे और कंडक्टिविटी और ई है। तो आपके पास कैलकुलेट क्या करना है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी जे, वो आपके पास हो जाएगा कंडक्टिविटी टाइम ई हो जाएगा 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू है 4 × 10⁻⁶ साइन 9 × 10⁻⁹ टाइम टी। ये इसकी वैल्यू है, जे की कंडक्शन करंट डेंसिटी की वैल्यू है। इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁹ और साइन 9 × 10⁻⁹ टाइम टी एम्पियर पर मीटर, जो कि इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा कंडक्शन की बात है। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी ये है। ओम का लॉ इसे कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ है ये। ओम का लॉ है किस फॉर्म में,
ओम्स का लॉ है वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद फिर दूसरा हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट निकाले। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, जे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम डेल ई बाई डेल टी, ये वैल्यू होती है यहाँ पर आप देखो चूँकि एक मटेरियल की बात है तो वहाँ पर हम उस मटेरियल की परमिटिविटी लेंगे, है ना। अब एक फार्मूला होता है, देखो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है दैट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी। हमें क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझो कि जो मटेरियल की परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो आपको जब जेडी निकालना होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन आर डेल ई बाई डेल टी, टी से डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो पहले करिए आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी बाई डी टी, ई कितना है हमारे पास, ई है 4 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 6 साइन ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 9 टाइम टी, ये आपकी वैल्यू है। तो द मोमेंट आप, अच्छा यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है हमारे। तो आपके पास जे डी कितना आएगा, तो जे डी की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, रिलेटिव परमिटिविटी है 4.2.45 इंटू, और कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, बस मेरे ख्याल से ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, और देखिए यहाँ पर और कुछ है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा cos 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, 9 10 टू पावर 9, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 9 टाइम t। डिफ्रेंशिएशन आपने यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वो डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो अब आपके पास यहाँ से तो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, क्योंकि आपने d बाई डी टी करोगे तो t कैंसिल होगा, तो आपके पास 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 2.45 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू कॉस 9 इंटू 10 टू पावर 9 टाइम t, यहाँ t है, ये पूरा हो जाएगा। तो JD की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कॉस्ट तो जैसा है तैसे के वैसे का वैसा रहेगा, उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ जाएगी, और अर्लियर हमने कंडक्शन करंट डेंसिटी यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट स्टिल इट इज़ गुड न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि शो करिए फॉर फ्रिक्वेंसी 10 टू पावर 9 हर्ट्ज अ सैम्पल एक्ट्स लाइक अ गुड कंडक्टर वेयर कंडक्टिविटी गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी मालूम है, और हमें स्किन डेप्थ निकालनी है। बच्चों ये एक सवाल ऐसा है जो हमसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। मतलब एक हम लोग ने आगे पढ़ा था कि कोई कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो वहाँ आपने एक कंडीशन देखी थी, ये कंडीशन है कि अगर कंडक्टिविटी को ओमेगा टाइम एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें और जो वैल्यू आए वो लार्ज आए, किससे, लार्जर देन 1। अगर एक से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि वो कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी यहाँ दी गई, जिसकी परमिटिविटी यहाँ दी गई है, वो एक बढ़िया कंडक्टर है। तो आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी और इन सब का रेशियो निकालना है। तो ज़रा देखो सवाल क्या है। सवाल में कंडक्टिविटी दी गई है 2 महो पर सेंटीमीटर। अब जनरली हम इसको MK सिस्टम में लेते हैं, तो MK सिस्टम में हम मीटर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 महो 100 सेंटीमीटर, यानी कि 200 महो पर मीटर। तो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन आर आपको 12 दिया गया है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आपको यही सब करना है, आपको 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पर फ्रिक्वेंसी
हमसे नहीं पूछी गई है। फ्रिक्वेंसी हमसे क्या कही गई है, ये है फ्रिक्वेंसी, यानी कि 2 पाई एफ का एफ दिया गया है हमें ये। ओके, और एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, इससे आप लिखोगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁹ और क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन 12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो आपने लिखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जनरली जो आपकी बुक होगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये वैल्यू दी रहेगी। जब आप ये सारी वैल्यू रखोगे तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, इसकी वैल्यू जो होती है करीब 300 आती है। तो जो आपका पूरा क्वान्टिटी है ये क्वांटिटी 300 आता है, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर हमारा मीडियम एज अ गुड कंडक्टर काम करेगा, गुड कंडक्टर की तरह से काम करेगा। तो अब स्किन डेप्थ की बात करें तो फॉर्मूला वही है 2 ओमेगा कंडक्टिविटी और आपके पास आता है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 2 पाई एफ है, कंडक्टिविटी है, म्यू है। और जब हम यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे, अब यहाँ पर वही कंडीशन वही है। आप कहोगे म्यू क्या है, हम जनरली मीडियम के लिए परमेबिलिटी और म्यू नॉट सेम ही होता है। तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3.14। एफ़ की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ़ की वैल्यू है 10⁻⁹ हर्ट्ज। कंडक्टिविटी कितनी है 200 और म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट हमने देखा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो यहाँ से जो स्किन डेप्थ है, मैं अगर आपको आंसर बताऊँ तो ये करीब आता है 3.6 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप यहाँ पर, कैलकुलेटिव तो है, इतना तो मैं कहूँगा कैलकुलेटिव है, बट स्टिल अगर आपके पास फार्मूले हैं देन यू कैन कैलकुलेट इट ईजिली। अब यहाँ पर एक सवाल और देखें, मान लीजिए कि एल्युमिनियम शीट, एक एल्युमिनियम की शीट है, इज़ एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ दिस। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक एल्युमिनियम की शीट जिसके ऊपर 6328 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ की रेडिएशन गिर रहा है। तो आपको वेवलेंथ दी गई है, आपको फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई है। समान रूप से स्किन डेप्थ में जब बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, किस फ्रिक्वेंसी के लिए इसमें कितनी स्किन डेप्थ होगी, लेकिन यहाँ वेवलेंथ दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ की मदद से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फिर उसको अपने फार्मूले में यूज करेंगे। यही इसकी थोड़ी ट्रिक है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो जो कंडक्टिविटी है वो 3.5 इंटू 10⁻⁷ सीमेन पर सेंटीमीटर दिया गया। तो सीमेन जो है वो इसका यूनिट है, कंडक्टिविटी का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट ही ये भी एक तरह की। तो अब गिवन क्या है भाई, हमें गिवन है कि लैम्डा है 6328 एंगस्ट्रॉम हमें मालूम है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फार्मूला हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ओके, और वेवलेंथ और सी कितना है 3 इंटू 10⁸ ओके, मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है मीटर पर सेकेंड है। और लेमडा कितना है 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरह से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आएगी वैल्यू वो इसकी वैल्यू होगी फ्रिक्वेंसी की। तो ये फ्रिक्वेंसी आपके पास हो जाएगी 3 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 18/6328। थोड़ी देर के लिए हम भाई अब करेंगे आगे गुणा गणित, अभी हम यही रखते हैं। अब हमारे पास जो स्किन डेप्थ की परिभाषा के हिसाब से फार्मूला है वो हो जाएगा ओमेगा टाइम परमिएबिलिटी कंडक्टिविटी, या जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 2/2 पाई एफ म्यू दिस। तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, √1/पाई। एफ़ की वैल्यू कितनी है, एफ़ जो भी है म्यू दिस। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे सारी वैल्यू और ये हो जाएगा 1/3.15 और एफ़ तो भाई दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁸ इंटू परमिएबिलिटी वही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैसे मालूम, क्योंकि मालूम है म्यू नॉट की वैल्यू सेम है यहाँ पर।
कौन बचा, कंडक्टिविटी बची 3.5 इंटू 10। अच्छा एक चीज़ और ये ज़रूर ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी जो है वो 3.5 इंटू 10⁷ सीमेन पर सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करोगे, 3.5 इंटू 10⁷ इंटू 100 C इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁹ सीमेन पर मीटर। आप समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁹। अच्छा बच्चों, ये सब जब हम सब सॉल्व कर ले जाएंगे, इसको सब मतलब इसमें जितना भी कुछ है कैलकुलेशन कर लोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आपका स्किन डेप्थ होगा। और यहाँ पर वो वैल्यू करीब करीब 3.9 एंगस्ट्रॉम आती है। स्टैंडर्ड है जो कैलकुलेशन हमारे पास है उसके हिसाब से। आपको यहाँ पर ट्रिक थोड़ा सा देखना है कि स्किन डेप्थ आपसे पूछा जाएगा, आपको फ्रिक्वेंसी की समान रूप से दी रहेगी बात, कंडक्टिविटी दी रहेगी, म्यू कंडीशन दी रहेगी, आपको इस फार्मूले में रख करके निकालना है। तो अगर फार्मूला याद है बच्चों तो आपके लिए एक सवाल ऐसा कोई जटिल प्रश्न नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इससे पहले ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है AKTU का या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। इसमें कहा गया है कि शो करिए फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। हम ये कहते हैं कि जो भी वेव होती है, जो भी हमारे पास वेव है, उसकी एक वेव इक्वेशन हमेशा होती है। कोई भी वेव बिना वेव इक्वेशन के तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वेव इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। नॉर्मली तरीका ऐसा होता है d2f 1/v² d2f/dt² बराबर 0। इसे हम स्टैंडर्ड तरीका कहते हैं किसी वेव इक्वेशन को लिखने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये तरीका ऐसा है कि d2e इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के टर्म में लिखें इज़ 1/μ0ε0 d2e/dt²। ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टर्म में, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ ये अरे भाई हाँ, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा μ ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू होती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है ये μ0ε0 है यहाँ पर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, जब इसका सोल्यूशन होता है वो कैसे आता है, तो बच्चों इसका सोल्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरह से आता है कि जो आपका E होता है वो E लिखा जा सकता है, वेक्टर E इज़ समथिंग वेक्टर, और चाहे आप साइन के टर्म में लिखें sin ωt माइनस kx। मान लें अगर हम x डायरेक्शन में चले, ये आपकी 1D कंडीशन है कि मान लो हमारी वेव x डायरेक्शन में चल रही है, तो इस तरह से हमारी इसका सोल्यूशन आता है। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन होता है। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो आपका वेव इक्वेशन आपने ऐसे लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ∇² प्लस k² E इज इक्वल टू 0। इस तरह से वेव इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो ऐसा करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ∇² तो हमारे पास मेन इक्वेशन में भी है, हमसे जो पूछा गया उसमें भी है। यहाँ d2/dt का टर्म नहीं है, तो d2/dt के टर्म k के टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखना है। तो जरा देखिए कि ∂E/∂t अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब है आपको d/dt ऑफ E0 sin ωt माइनस kx करना है। तो ये हो जाएगा E0 cos ωt माइनस kx, और फिर आपका d/dt हो जाएगा ωt माइनस kx। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा E0 cos दिस होल ब्रैकेट, और यहाँ से आपके पास एक टर्म आ जाएगा ओमेगा। ठीक है ना, एक ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि आप d/dt कर रहे हो E0 ओमेगा cos ωt माइनस kx का। ये क्या दे देगा, यहाँ से बचेगा E0 ओमेगा, cos हो जाएगा माइनस sin ωt
माइनस के एक्स, और एक बार फिर से टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स का। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ई नॉट, ये माइनस आगे आ गया, यहाँ का ओमेगा, और यहाँ से भी आपको ओमेगा ही मिलेगा, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो ई नॉट, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में बात करें, अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो यहाँ आपको वेक्टर भी लगाते रहना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो गया। अब आप ज़रा एक चीज़ देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ई नॉट और इस साइन का जो पूरा टर्म है इसको हम ई लिख दें, क्योंकि यही तो लिखा है यहाँ पर, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इसका मतलब है कि डी टू ई बाई टाइम डेरिवेटिव इज माइनस ई टाइम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सो द वेव इक्वेशन बिकम, अब हमारी जो वेव इक्वेशन है कैसे हो जाएगी, हमारी वेव इक्वेशन हो जाएगी डेल टू ई माइनस म्यू एप्साइलन, और इस डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे माइनस वेक्टर ई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट ओमेगा स्क्वायर वेक्टर ई बराबर 0। एक चीज़ हमें मालूम है, ओमेगा बराबर होता है सी के, इसको डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं, और हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 1 म्यू नॉट एप्साइलन नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर हो जाएगा 1 म्यू एप्साइलन, या म्यू एप्साइलन नॉट हो जाएगा 1/c स्क्वायर। तो रख दे, यहाँ रख दे 1/c स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डी टू ई, ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर, और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा c स्क्वायर के स्क्वायर ई बराबर 0, c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू ई प्लस के स्क्वायर ई बराबर 0। ये ही हमें प्रूफ करना है। बस ई कॉमन ले लो बाहर, ई कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर के स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ई हो जाएगा 0, काम आपका ख़त्म। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना देख लिया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। समय को थोड़ा सा बचाने के लिए हमने इसको आपके लिए सॉल्व कर रखा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और पोलराइज है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं जाते हैं। टाइम t बराबर 0 पर इसका इक्वेशन ऐसे दिया गया है, E = 10 टाइम j इज़ द डायरेक्शन, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ये j दिशा में यानी y दिशा में है, एक्सपोनेंशियल i दिस होल थिंग। यहाँ t का टर्म नहीं दिख रहा है क्योंकि d आपने 0 मान रखा है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमको दिया गया है इसकी हम कैसे सोचें। हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो मान लो आई के डॉट आर, ओमेगा टी हो सकता था लेकिन टी 0 है तो वो नहीं है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन लिखी जो कि यहाँ पे लिखी गई है। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक को वेक्टर के फॉर्म से हटाओगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और आपने ई कैप उसकी कोई दिशा ले ली है। सवाल में दिया गया है, अगर हम इसकी तुलना करें, ये जो हमारे पास ई है और जो हमें दिया गया है इसकी तुलना करें तो मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल आई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। यहाँ 6x + 8y है, k डॉट आर की जगह पर क्या लिखा है 6x + 8y। जरा इसको समझना, अगर k डॉट आर लिखा, अगर k डॉट आर ऐसा होता 6i कैप + 8j कैप डॉट xi कैप yj कैप, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है 6x + 8y, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे ब्रैकेट के 6x + 8y को कैसे लिख सकते हो k डॉट आर के टर्म में। तो यहाँ k कितना आएगा, यहाँ पर जो k होगा वो होगा 6i कैप + 8y, 6i कैप + 8y, है ना, ये हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ और समझो, वेक्टर k है, वेक्टर k आपका कितना आया 6i कैप + 8y, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k कितना होगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36 + 64 यानी कि √100 यानी हो जाएगा 10।
तो अगर k की यूनिट डायरेक्शन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर k अपॉन मॉड ऑफ k, यानी कि 6i प्लस 8j बटे 10। तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो ऐसे आपका लिखा जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा देखेंगे इस चीज़ को हम लोग। तो हमने ये पाया कि हमारा जो वेक्टर k है वो इस तरह से लिखा जाएगा, और जो हमारा यूनिट वेक्टर k है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा आप अपनी कॉपी किताब के साथ बैठ के लिखिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा। ये सब लिखने वाली चीज़ है, बुद्धि में तभी ये प्रवेश करेंगी जब आप अपने उंगलियों को चलाओगे और उसके साथ जो दिमाग चलाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डेरिवेशन के दौरान ये भी देखा था कि हमारा जो ऑपरेटर डेल है वो किसके इक्विवेलेंट है, आई टाइम के। यहाँ आई यूनिट वेक्टर की दिशा नहीं है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही डी बाई डी टी जो ऑपरेटर होता है वो किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के। नहीं अगर समझ में आ रहा है, एक बार ज़रा वीडियो जाके देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का शायद आखिरी के सेकेंड लास्ट ऐसे वीडियो होगा जहाँ पर हमने ट्रांसवर्सलिटी प्रूफ की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, वहाँ इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने लिखा है। जरा हम इस मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो अगर यहाँ पर इस डेल की जगह पर आई के कर दो तो आई के हो जाएगा, और अगर डी बाई डी टी की जगह पर माइनस आई ओमेगा कर दोगे तो ये माइनस यहाँ है, इक्वेशन में एक माइनस है तो माइनस माइनस होकर के ये प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू आई बी, आई ओमेगा बी। तो आई कैंसिल हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो k क्रॉस ई बराबर ओमेगा बी। तो यहाँ से हम b कैसे लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो k क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू है। ओके, अब हम यहाँ पर एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक ऐसा कुछ करेंगे कि हम k बाहर निकाल लें। भाई वेक्टर k जो होता है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ k, यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ पर जो वेक्टर k है इसको आपने k टाइम के यूनिट वेक्टर लिखा, तो k टाइम के यूनिट वेक्टर है। अब जरा देखो, आप k बाहर निकाल दो, k यूनिट वेक्टर यहाँ डाल दो, ये आपका ठीक है। अब यहाँ ओमेगा जो होता है वो सी के बराबर होता है, तो जैसे आप यहाँ पे सी के रखोगे तो k कैंसिल हो जाएगा, 1/c बचेगा, यूनिट वेक्टर k बचेगा, e बचेगा। अब यूनिट वेक्टर जो k है इसकी वैल्यू क्या है, 6i 8j अपॉन 10, तो आपने यहाँ 10 लिख दिया। और जो e है उसकी क्या है वैल्यू, 10 एक्सपोनेंशियल i 6x j कैप। तो अब ये 10 इसको 10 को कैंसिल कर देगा, तो आपका ये 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इस जगह पे देखो, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर 6i प्लस 8j क्रॉस j, यानी कि 6i प्लस 8j क्रॉस j। तो आप खुद ही देखो j क्रॉस j क्या होगा, j क्रॉस j तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा के वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं साइन 0 0 हो जाएगा। लेकिन i क्रॉस j क्या होगा, तो i क्रॉस j जो होगा वो k होता है। याद रखो साइकिल रूल है, तो अगर यहाँ i है, यहाँ j है, यहाँ k है, तो i j जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आंसर आपका k आ जाएगा, तो ये k हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आया, 1/c 6। अब ये 10 तो कैंसिल हो चुका है, 1/c 6 एक्सपोनेंशियल, जो कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ यहाँ रखी है, दिस टाइम k कैप। आई वुड से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारा पेपर डिफ़िकल्ट होता है, अगर तथा कथित रूप से लोग कहते हैं आज का पेपर डिफ़िकल्ट है, तो यकीन मानिए ये सवाल उस डिफ़िकल्टी की हिस्सेदारी में अपना योगदान दे रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने का मतलब है आपका पेपर स्तर उठ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फ्री स्पेस h की वैल्यू दी गई है और कैलकुलेट करना है k लैम्डा और t की। देखो भाई h की वैल्यू दी गई है तो h को कंपेयर करें हम इस तरह से, h बराबर h0 सम कॉस फैक्टर उसका यूनिट डायरेक्शन। कॉस फैक्टर में ओमेगा होता है, t होता है, k होता है, x होता है। ये मान लें कि x दिशा में लाइट ये वेव चल रही, चूँकि यहाँ पर भी प्रश्न में हमें kx दिया गया है। अगर कंपेयर करेंगे हम तो हम ये पाएंगे कि ओमेगा जो है, ओमेगा की जगह पे क्या दिया, मतलब t का जो मल्टीप्लिकेशन वही ओमेगा है, तो ओमेगा के बराबर 2 × 10⁸। तो ओमेगा की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁸। अब k बराबर क्या होता है, k बराबर जो होता है बच्चों वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा ये होता है k,
और या ये भी देखो के बराबर होता है ओमेगा बाई सी, तो ओमेगा मालूम चल गया 2 × 10⁻⁸, सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, 8 कैंसिल, 2/3 रेडियन पर मीटर, ये हमारा के हो गया। के चूँकि 2π/λ भी होता है तो लैम्डा बराबर 2π/k होगा, और के की वैल्यू 2/3 निकाला है तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3π हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 3.14 करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड जो पूछा गया है तो टाइम पीरियड बराबर होगा 2π/ω, ओमेगा मालूम है, 2π मालूम है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आपका टाइम पीरियड सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। ये बढ़िया से क्वेश्चन है, ये पॉइंटिंग वेक्टर के क्वेश्चन है। अब पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बच्चों ये है कि ये पॉइंटिंग ने बताया था कि जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो उसकी जो दिशा है उसको हम कहते हैं कि वो के डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इस तरह से मान लो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं। ज़रा मैं इसको यहाँ बना दूँ, ये हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये है। और इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर यहाँ पर मूव कर रहा है, दैट इज़ द मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर हैं ये इसके मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये इसके मैग्नेटिक कंपोनेंट है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस दिशा में है, मैग्नेटिक कंपोनेंट इस दिशा में है। अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमें मालूम है। अब पॉइंटिंग ने क्या कहा था कि जो एनर्जी के फ्लो की दिशा है, एनर्जी के बहाव की जो दिशा है वो ना ई की दिशा में होगी ना बी की दिशा में होगी, बल्कि वो एनर्जी का जो बहाव है वो किस दिशा में होगा, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्योंकि देखो ई इधर है, बी इधर है, तो जो आपका के है वो ई और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो मूल रूप से पॉइंटिंग थ्योरम इसी बात पे जोर देती है कि वो इस तरह से कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, उन्होंने प्रूफ कर दिया था बाकायदा अपने डेरिवेशंस के थ्रू उन्होंने इसको प्रूफ किया था पॉइंटिंग ने। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें ये कहा गया है कि हमसे सिचुएशन ये कही गई कि 100 वाट का, अच्छा इसके फार्मूला क्या होगा, अगर आप कहें कि इसका फार्मूला क्या होता है तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है, E क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। एस जो होगा पॉइंटिंग वेक्टर वो ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट ऐसा होगा। अब सवाल देखो यहाँ पर क्या है, हमसे एक कहा गया है कि टेबल लैंप है, ये हमारा टेबल लैंप है, ये मतलब लैंप है, 1000 वाट का लैंप है। 1000 वाट का लैंप का मतलब है कि वो 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी का वहाँ पर एक तरह से फैलाव हो रहा है, उस बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, जब ये हो रहा होगा तो जैसे बल्ब जला तो उसके चारों तरफ ऐसे प्रकाश का एक मान लो स्फीयर बन गया, वो स्फीयर लगातार बाहर की तरफ गति कर रहा है, तो इस तरह से प्रकाश फैल रहा है। तो अगर रेडियस r है उस स्फीयर की तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो बल्ब से जो भी एनर्जी निकल रही वो सभी दिशाओं में फैल रही है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास एनर्जी कितनी है लैंप की, तो एनर्जी है 100 जूल पर सेकेंड का यहाँ पर है उसका लैंप के लिए। एरिया जो उस प्रकाशमान हो रहा है वो कितना है 4πr² है। सवाल दिया गया है कि एक एनर्जी है लैंप से, ये है रेडिएट हो रही यूनिफॉर्मली, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम लैंप। तो लैंप से 2 मीटर की दूरी पे जाना है, तो लैंप से 2 मीटर की दूरी मतलब आर ने चुनाव कर लिया 2 मीटर का, तो हो जाएगा 4π 2 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 16 पाई एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आपके सामने है ये वैल्यू। तो अब हम कहेंगे कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितना होगा भाई, ये होगा 1000 जूल पर सेकेंड बटे 16π², है ना। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, π² कहाँ होगा, π² ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, 16π ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, गिवन s बराबर 1/μ0 E क्रॉस
बी। अच्छा एच जो होता है ना वो बी बाई म्यू नॉट होता है, तो इसीलिए कई बार एस बराबर क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस एच। क्या कर लिया आपने, इस बी बाई म्यू नॉट को एक साथ लिख करके एच लिख दिया है। अच्छा ई और एच के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कितनी थी, 90 डिग्री, तो एस बराबर हो जाएगा ई एच साइन 90 डिग्री और के की इसकी दिशा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एस बराबर ई टाइम एच, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दिशा की बात ना करें, तो ई बराबर ई इंटू एच कितना हो जाएगा, 1000/16 पाई। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि ई बाई एच जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ई बाई एच जो होता है वो 377 ओम होता है, इसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। तो आपको जो सवाल दिया गया है उस सवाल ने तो कहा है कि ई इंटू एच 1000/16 पाई होगा, ई बाई एच 377 होगा। सो ई बाई एच, ई इंटू एच बाई ई बाई एच हो जाएगा 1000/16 पाई गुणे 377। तो एच एच कैंसिल हो गया बच्चों, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1000/16 पाई गुणे 377। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बच्चों यहाँ पर, तो ई की वैल्यू हो जाएगी, सबका अंडर रूट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 48.87 और वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सवाल के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन का वो मालूम चल जाएगा। अब अगर मान लो आपसे कहा गया कि एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट, तो ई नॉट जो होता है वो ई टाइम √2 होता है। ये जो आरएमएस वाली वैल्यू पढ़ी होंगी आपने कभी 12th में कि आरएमएस वैल्यू चूँकि ई तो वेरी कर रहा है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ई का √2 टाइम होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो ई नॉट टाइम 48.87 इंटू √2 करके आप इसके एम्पलीट्यूड को भी निकाल सकते हैं। हालांकि अभी आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड नहीं पूछा गया है, तो ये आप यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह का ये हमारा प्रश्न है जो हमसे पूछा जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन है जिसको कि आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम ना करते हुए भी करीब 35 मिनट की वीडियो पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने सवालों को अगर आप लगा लो तो इन्हीं जैसे ही सवाल आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की यूनिट के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर रुकते हैं। अगले सेशन में हम लोग सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम बनते हैं उनको बात करेंगे। तो अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में हमारा मोटिवेशन होगा कि सुपर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल को हमें कंप्लीट करना है और हमें ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल्स को वहाँ पर कंप्लीट करना है। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।